Good morning students, welcome to commerce classes. Today in this video we are studying about technique of scientific management. First 3 टेक्निक हम स्टडी कर चुके हैं, फोर्थ टेक्निक देखेंगे. फोर्थ टेक्निक है मेथड स्टडी. मेथड स्टडी होती क्या है? इट रेफर टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी. इसका मतलब क्या होता है? इस टेक्निक्स के अकॉर्डिंग एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है कि भी हमें कोई काम करने के लिए ना बेस्ट कोई एक्टिविटी करने के लिए उसे करने का बेस्ट तरीका क्या करना चाहिए? फाइंड आउट करना चाहिए. क्या करना चाहिए? बेस्ट तरीका फाइंड आउट करना चाहिए. अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा? जो हमारा वर्क है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में होगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होगा. अब इसका एक ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है, स्पेशल ऑब्जेक्टिव, टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. इसको करने का, मेथड स्टडी करने का एक बेस्ट पॉइंट क्या है? टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. एक काम को करने के लिए कोई बेस्ट मेथड को क्या करना? ढूंढना. किसका मोटिव होता है? मेथड स्टडी का. किसका मोटिव होता है? मेथड स्टडी का. सेकंड है मोशन स्टडी. मोशन देखो नाम से ही पता चलता है कि भी मोशन का मतलब क्या है? गति, एक्शन. इसके अंदर क्या किया जाता है? इट रेफर टू ए टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट दोज आर नेसेसरी फॉर डूइंग ए वेल डिफाइंड जॉब. इसके अंदर क्या किया जाता है? एक जॉब को करने के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटीज हैं या नेसेसरी एक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है. देखें एक बार और. It refer to a technique to study the movement those are necessary for doing a well defined job. यानी कि एक जॉब करने के लिए जो नेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है. ऐसा करने के लिए आज के टाइम में किसका यूज किया जाता है? कैमरों का. जैसे आपने देखा भी होगा स्कूल के अंदर क्या होता है कि भी कैमरे लगे होते हैं हर एक कैमरे के अंदर, ये देखने के लिए कि भी एक टीचर एक टाइम के अंदर कैसे किस तरीके से मोशन से स्टडी करता है या किस मोशन से वो अपनी जॉब को फुलफिल करता है. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो वर्क के अंदर वर्क करते टाइम जो अननेसेसरी एक्टिविटीज हो रही है उसे एलिमिनेट करना, उसे खत्म करना, ताकि जो हमारा गोल है वो क्या है? एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में अचीव हो सके. अब हम स्टडी करेंगे 6th टेक्निक और वो देखेंगे कौन सी है? टाइम स्टडी. टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी. टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि भी एक एक्टिविटी को, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो जितना टाइम लगना है उसका स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेना, वो क्या होता है? टाइम स्टडी. फॉर एग्जांपल जैसे एक 10 यूनिट बनानी है, सपोज करो एक यूनिट बनानी है हमें. एक यूनिट बनाने के लिए हमने स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया कि भी एक वर्कर को 10 आवर लगेंगे. तो ये क्या है? टाइम स्टडी है. अब क्या है? अगर हम इस टाइम को स्टडी करते हैं, अगर फर्म के अंदर टाइम स्टडी की जाती है तो इसका मोटिव क्या बनेगा? इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? अगर हम किसी इंप्लॉई का टाइम स्टडी डिसाइड करते हैं तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगना है. सेकंड, हम ये डिसाइड कर पाएंगे उसे हम क्या वेज दें, वेज और सैलरी दें. थर्ड क्या है? उसे उसके इंसेंटिव्स, उसको किस तरीके से उसका प्रमोशन करना है या उसकी कंपैरिजन करनी है वर्क से साथ है, या किस तरीके से आगे चल के हमें उसके साथ डील करना है, ये भी हम क्या कर पाएंगे? डिसाइड कर पाएंगे. किससे? टाइम स्टडी से. नेक्स्ट देखेंगे फैटिग्यू स्टडी. फैटिग्यू स्टडी का मतलब क्या होता है? थकान अध्ययन. इट रेफर टू डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क. इसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि भी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के दौरान कि भी उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी या उसके काम के दौरान उसे कितने टाइम के बाद रेस्ट देना है, कितने टाइम के बाद उसे रेस्ट इंटरवल देना है. यह डिसाइड किया जाता है किसके अंदर? फैटिग्यू स्टडी के अंदर. अब इसका मोटिव क्या होता है? एक जो ह्यूमन बीइंग होता है या कोई मशीन्स है या किसी भी तरीके का है, सबका क्या होता है? एक करने का, काम करने का क्या होता है? टाइम होता है, टाइम लिमिट होती है. उसके बाद हमें उसे रेस्ट देना ही देना पड़ता है. अगर हम प्रॉपर वे में, जैसे कोई वर्कर है हमारी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, हमने डिसाइड कर दिया कि भी सुबह के 4 घंटे वो कंटिन्यूअसली काम करेगा, उसके बाद हम उसे क्या करेंगे? 1 घंटे का रेस्ट देंगे. और ये जरूरी भी है ताकि वो अपना वर्क 100% कैपेसिटी के साथ कर सके. अगर हम उसे रेस्ट नहीं देंगे तो क्या होगा? उसकी वर्क एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, उसका कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. लेकिन अगर हम प्रॉपर
जो फैटिग स्टडी करने के बाद हम उसका डिसाइड करेंगे कि भी उसे इतने टाइम के बाद हमें रेस्ट देना है, तो इससे क्या है, फर्म के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, जो फर्म के प्री डिटरमाइंड गोल है वो अचीव हो जाएंगे। अब हम देखेंगे 8th टेक्निक्स गिवन बाय FW टेलर। देखेंगे डिफरेंशियल वेज सिस्टम। 8th टेक्निक कौन सी है, डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि भी जो फर्म के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उसकी सभी वर्कर्स की जो वेज है यानी कि मजदूरी है वो बराबर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक वर्कर है, एक दिन के अंदर क्या है 10 यूनिट बना रहा है, ठीक है, और एक वर्कर है उसकी क्या है, वो एक दिन के अंदर 8 यूनिट बना रहा है, तो दोनों को सेम रेट से वेज देना क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा अभी कि भी एक वर्कर है, वन वर्कर, ए नाम का वर्कर है, एक दिन के अंदर 10 यूनिट्स बनाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे मोटिवेट करने के लिए हम उसे क्या है, वेज रेट क्या दें, 50 रुपए पर यूनिट, तो कितनी हो जाएगा 500 रुपीज। और दूसरा वर्कर है, सेकंड बी वर्कर है, वो एक दिन के अंदर कितनी यूनिट बना रहा है, 8 यूनिट्स, तो हम उसे कितनी दें, 40 पर यूनिट के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा 320 रुपए। यानी कि जो ए वर्कर है वो कितने ज्यादा कमा रहा है, 180 रुपए ज्यादा कमा रहा है, किससे, एक वर्कर बी वर्कर से। ए वर्कर कितने ज्यादा रुपए कमा रहा है, 180 रुपए। हमें क्या है, अपनी फर्म के अंदर डिफरेंट वेज सिस्टम रेट अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो ए वर्कर है वो तो और ज्यादा मोटिवेट होगा काम करने के लिए, बी वर्कर है वो भी क्या होगा, अपने काम के अंदर एफिशिएंट होने के लिए या अपने काम की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो भी क्या करेगा, मोटिवेट होगा कि वो भी क्या करे, पर डे के हिसाब से 10 यूनिट बनाए। इसीलिए क्या है, FW टेलर क्या कहता है कि भी जो हम फर्म के अंदर जो वेज रेट की जो टेक्निक अपना रहे हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट वेज रेट। एक एफिशिएंट वर्कर है उसे तो हमें ज्यादा वेज रेट के अकॉर्डिंग पैसा देना चाहिए या वेजेस देनी चाहिए, और एक है अनएफिशिएंट वर्कर तो हमें उसे कम के अकॉर्डिंग देना चाहिए, ताकि दोनों ही क्या करें, एक दूसरे के साथ दोनों एक दूसरे को इंप्रूव करने की कोशिश करें। अगर वो कोशिश करते हैं तो इसका फर्म के ऊपर क्या पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि भी जैसे मेंटली रिवोल्यूशन होना, मानसिक क्रांति आना। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम में क्या है, हर एक वर्कर क्या जाता है, जैसे वर्कर्स हैं या मैनेजमेंट है, सपोज करो 3 वर्कर हैं, तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ ना कंपटीशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, सबके एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ये कंपटीशन कर रहे हैं। अब मेंटल रिवोल्यूशन क्या कहता है कि भी कंपटीशन मत करो भाई, एक दूसरे के साथ क्या करो, कोऑपरेशन करो, काम के अंदर कोऑपरेट होके चलो, कोऑपरेशन के साथ काम करो। इसका अगर कोऑपरेशन होके काम चलेगा तो क्या हो जाएगा, फर्म का गोल अचीव हो जाएगा, रिसोर्सेज प्रॉपर वे में यूज होंगे। आफ्टर दैट इनका भी, इन तीनों की भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। यानी कि मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि भी हमें जो भी काम करना है ना, वो किस चीज को ध्यान में रख के करना चाहिए, फर्म को ध्यान में रख के करना चाहिए, अपने पर्सनल गोल को नहीं, या कंपटीशन नहीं करना चाहिए मार्केट इसके फर्म के अंदर। इसका क्या है, बैड इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ वर्कर के ऊपर नहीं, फर्म के ऊपर भी। वो कहता है मेंटल रिवोल्यूशन, कोऑपरेशन के साथ काम करो, हार्मोनी नोट इंडिविजुअलिज्म, जो प्रिंसिपल था FW टेलर का दिया हुआ, वो इसी के ऊपर बेस्ड था, मेंटल रिवोल्यूशन के ऊपर। कोऑपरेशन के साथ काम करो, साइंस नोट रूल ऑफ थंब, वो भी यही था कि भी साइंस के ऊपर हमें हर एक काम क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए, बेस्ट सेलेक्ट करना। वो क्या था, मेंटल रिवोल्यूशन था। यानी कि FW टेलर क्या कहता है, फर्म के अंदर मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए। आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हम स्टडी करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ FW टेलर एंड हेनरी फ्योल। दोनों के बीच में क्या क्या कंपैरिजन है। कंपैरिजन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज भी थी और डिसिमिलरिटी भी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या स्टडी करेंगे, सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज क्या है, फर्स्ट क्या है, सॉल्यूशन टू मैनेजरल प्रॉब्लम्स। बोथ एक्सपर्ट्स ने
बोथ एक्सपर्ट्स ने टेलर और हेनरी फ्योल ने, दोनों ने क्या किया था, मैनेजरल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया था। किस तरीके से? एफ.डब्ल्यू. टेलर था, उसने टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और जो फ्योल था, हेनरी फ्योल था, उसने क्या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस जो उसने टाइम टू टाइम ऑब्जर्व किया, अपनी लाइफ के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व किया अपने एक्सपीरियंस से, उसके बिहाफ पे उन्होंने क्या किया, मैनेजरल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया। सेकंड है स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। बोथ एक्सपर्ट्स ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल ने, कि भी किसके ऊपर स्ट्रेस दिया, प्रैक्टिकल वर्क, किसके, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। रीजन क्या था, दोनों ने अपने जो रूल थे, प्रिंसिपल्स थे, प्रैक्टिकली काम करके दिए थे, प्रैक्टिकली ही दोनों ने अपने अप्लाई किए अपनी लाइफ के अंदर, अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर जोर देने के बाद, फोकस करने के बाद ही उन्होंने अपने प्रिंसिपल दिए, जो आज जो भी उसने सॉल्यूशन दिए थे वो आज भी प्रिंसिपल के तौर पे क्या है, अवेलेबल है, किसके अंदर, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। थर्ड है स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। जो बोथ एक्सपर्ट्स हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल, उन्होंने गुड वर्किंग, जो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस है उसके ऊपर फोकस किया। सबॉर्डिनेट और सुपीरियर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, सबके बीच में गुड रिलेशन होने चाहिए, ताकि फर्म का जो काम है स्मूथली वे से चल सके, जो फर्म के रिसोर्सेज हैं प्रॉपर वे में चल सके। दोनों एक्सपर्ट्स ने गुड रिलेशंस के ऊपर ही फोकस किया था। ये थी सिमिलरिटीज। एक बार दोबारा देखेंगे। सॉल्यूशन टू मैनेजरल प्रॉब्लम, मैनेजर्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, उनका सॉल्यूशंस किया था। स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, बोथ एक्सपर्ट्स थे जो कनेक्ट थे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स से, प्रैक्टिकली उन्होंने सारे काम किए थे। आफ्टर दैट उन्होंने अपने व्यूज दिए थे, जो आज प्रिंसिपल बन के मार्केट के अंदर या बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल है। स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो स्ट्रेस था गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर था बोथ एक्सपर्ट्स का, एफ.डब्ल्यू. टेलर और फ्योल का। अब हम स्टडी करेंगे डिसिमिलरिटी ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल। देखेंगे फर्स्ट बेसिस है प्रिस्पेक्टिव। प्रिस्पेक्टिव मतलब ये टेलर था, किससे रिलेटेड था, प्रोडक्शन से रिलेटेड था। ये किससे रिलेटेड था, रिलेटेड टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो एफ.डब्ल्यू. टेलर था, हमने स्टडी भी किया था, किससे था, एक वर्कर की तरह काम किया था, यानी कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड था। जो हेनरी फ्योल था वो किससे था, टॉप लेवल से, यानी कि उसने जो भी अपना जो एक्सपीरियंस था उसका टॉप लेवल से शुरू किया था उसने, एज ए मैनेजरल वर्क से। सेकंड है यूनिटी ऑफ कमांड। टेलर क्या कहता था कि भी यूनिटी ऑफ कमांड वोलेट हो, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होनी चाहिए, बट हेनरी फ्योल का फोकस किसके ऊपर था, स्ट्रिक्टली फॉलो, क्या, यूनिटी ऑफ कमांड। जो फर्म के अंदर है यूनिटी ऑफ कमांड स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। ये तो क्या था, हेनरी फ्योल कहता था, टेलर क्या कहता था, वोलेटेड, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होना चाहिए। एक हेनरी फ्योल का जो थर्ड प्रिंसिपल है वो क्या है, स्ट्रिक्ट, ये है यूनिटी ऑफ कमांड है। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी मतलब टेलर के जो प्रिंसिपल थे ना वो स्पेशल सिचुएशन में अप्लाई होते थे। जो हेनरी फ्योल के रूल थे वो किसके अंदर अप्लाई होते थे, यूनिवर्सल, हर एक सिचुएशन के अंदर वो अप्लाई होते थे। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। क्या है, पर्सनैलिटी। जो हेनरी फ्योल है, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर है, वो एक साइंटिफिक स्टडी थी, उसने जो भी प्रिंसिपल दिए वो साइंटिफिकली दिए। सबसे पहले रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, आफ्टर दैट वो क्या था, उसने रूल दिए, यानी कि साइंटिफिक वो थी, उसकी पर्सनैलिटी थी। और ये क्या था, प्रोफेशनल था। प्रोफेशनल मतलब उसने अपने वर्क के दौरान एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसने प्रिंसिपल्स दिए थे। नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जर्नल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। जो इसने दिया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वो था साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसका था जर्नल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। जो इसके प्रिंसिपल्स थे हेनरी फ्योल के, वो क्या थे, जर्नल थिंकिंग्स थे, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थे। जो टाइम टू टाइम उसने लाइफ के अंदर जो वर्क करते टाइम प्रॉब्लम फेस की, उसके ऊपर उसने ओपिनियन दिए या अपने जो भी व्यूज थे वो दिए, जो आगे टाइम में क्या बन गए, उसके प्रिंसिपल्स बन गए। जो हमारा आज का टॉपिक था, जैसे कि जो हमने स्टडी की है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या कंपैरिजंस या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज, आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही साथ जो हमारा चैप्टर था, सेकंड चैप्टर मैनेजमेंट प्रिंसिपल, वो भी आज कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।